Hello friends, welcome to Life Prep. Today is lecture number 5 for the chapter Biotechnology Principles and Processes, also called Biotech 1. इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नंबर 1 बेसिक टर्म्स के बारे में, एलियन डीएनए और क्या था, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, वेक्टर क्या होता है, बेसिक चीज़ें पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा ऑल द स्टेप्स विच आर पार्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सब हम लोग बेसिक चीज़ें देखे थे। लास्ट लेक्चर में थोड़ा हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम के बारे में देखा। दे बिलोंग टू बिगर फैमिली ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियेसेस। न्यूक्लियेसेस डीएनए को ब्रेक करते हैं तो डीएनएसेस, आरएनए को ब्रेक करते हैं तो आरएनएसेस। फर्दर डीएनएसेस भी और तरह के हो सकते हैं, एक्सोन्यूक्लियेसेस, एंडोन्यूक्लियेसेस। एक्सोन्यूक्लियेसेस क्या रिमूव करता है? न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। और एंडोन्यूक्लियेसेस कहां पे कट करता है? एंड पे नहीं, बीच में। और उससे क्या निकलते हैं? डीएनए के फ्रैगमेंट्स लेटर्स से, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियेसेस और एंडोन्यूक्लियेसेस दोनों फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, सो दोनों फॉस्फोडाइस्टरेजेस हैं, ठीक है ना। सो दैट बीइंग सेड, आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी, वर्क ऑफ कोहेन एंड हम लोगों ने देखा था कि उसमें उन दोनों ने एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया, फिर दूसरे बैक्टीरिया का क्लोनिंग वेक्टर वाला प्लाज्मिड लिया, फिर कैसे ई कोलाई का ट्रांसफॉर्मेशन कराया। तो वो सब हम लोग दैट वाज ऑल हिस्टोरिकल। लेकिन आज हम लोग मॉलिक्यूलर कंसेप्ट देखेंगे कि एंडोन्यूक्लियस काम कैसे करता है। सो अटेंशन टू डिटेल इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में, ठीक है। सो विल वरी अबाउट अटेंशन टू डिटेल, ठीक है ना, कोई बात नहीं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये एंजाइम काम कैसे करता है, ठीक है। अच्छा, एंडोन्यूक्लियस है तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो ऑलवेज ट्रू है। वो क्या है? वो ये कि सबसे पहले तो ये इस तरह का डबल स्टैंडर्ड डीएनए एज्यूम कर सकते हो आप। दिस इज आवर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होगी, होगी कि नहीं होगी? और ऑब्वियसली ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस है। ये क्या है? ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस है, एक रीजन है, ठीक है ना। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। अब जो एंजाइम होगा इन दिस केस एंडोन्यूक्लियस, वो कैसा एंजाइम होगा? छोटा होगा या बड़ा होगा? बड़ा होगा। एंडोन्यूक्लियस आर जनरली लार्ज एंजाइम्स। और वो डीएनए की जो सीक्वेंस है, जो मैंने यहां पे येलो से हाईलाइट कर रखा है, इस सीक्वेंस को रीड करेंगे, ठीक है। और किससे बाइंड कर रहा है? नोटिस करो, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से या डबल स्ट्रैंड डीएनए से? डबल स्ट्रैंड डीएनए से, ठीक है। तो इसके लिए अपने को लाइन क्या याद रखनी है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो ग्रीन कलर का एंजाइम मैंने बनाया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंस्पेक्ट्स, मतलब जांच पड़ताल करता है, इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्ट्स क्या? द लेंथ ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या खोज रहा है ये? अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस, मतलब बाइंडिंग सीक्वेंस। सो ये तो पहले आप देखो, ये क्या है? ये है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और ये क्या इंस्पेक्ट कर रहा है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए की लेंथ को किसकी खोज में एक्सपेक्ट कर रहा है? इंस्पेक्ट कर रहा है, अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस की खोज में इंस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो ये लाइन समझ में आ रही है क्या कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंस्पेक्ट्स द लेंथ ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर बाइंडिंग टू इट्स रिकॉग्निशन सीक्वेंस। बात क्लियर है, ठीक है ना। नाउ अब ये बाइंड कर जाएगा, तो जहां ये बाइंड करा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कौन सी सीक्वेंस? रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अब ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैसे भी हो सकती है? नॉन पैलिंड्रोमिक वाले भी होते हैं, पैलिंड्रोमिक वाले भी होते हैं। अपने सिलेबस में कौन से वाले हैं? पैलिंड्रोमिक वाले। ये सब मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। एनीवेज, तो इतना तो क्लियर है ना कि एक प्रोटीन है एंडोन्यूक्लियस, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए की लेंथ को क्या कर रहा है? इंस्पेक्ट। और कहां पे बाइंड कर रहा है? बाइंड कहां कर रहा है? अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस डिपेंडेंट बाइंडिंग है ना, ठीक है। नाउ चलो ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट एक आता है कि वो कट कहां पे करेगा, ठीक है ना। सो ऐसा हो सकता है कि दोनों स्ट्रैंड को दो अलग अलग जगह कट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों स्ट्रैंड को एक ही जगह कट करे। दोनों पॉसिबिलिटी है।
अगर दोनों स्ट्रैंड को एक ही जगह कट करेगा तो बाय द वे ये जो मैंने व्हाइट से बनाया है ये कौन सी साइट है, जो मैंने व्हाइट एरो बनाई है, क्या ये रिकॉग्निशन साइट है या ये क्लीवेज साइट है? ये क्लीवेज साइट है। यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ब्रेक होगी। अगर दोनों स्ट्रैंड पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड एक ही जगह ब्रेक होगी तो आप नोटिस करो किस तरह का एंड बनेगा। इधर वाला फ्रेगमेंट ऐसा और इधर वाला फ्रेगमेंट ऐसा। अरे कॉमन सेंस, दोनों स्ट्रैंड एक ही जगह कट हो रहे हैं, सो बराबर से टूटा है ना दोनों तरफ, ठीक है ना। लेकिन जस्ट बाय केस अगर ऐसा हो कि दोनों की जो कटिंग लोकेशन है वो अलग हो, फॉर एग्जांपल ये भी आप ध्यान से देखना कि एक स्ट्रैंड को कहां कट किया, एक लोकेशन पे, और दूसरे स्ट्रैंड को कट किया कहीं और, मान लो इस लोकेशन पे कट किया, तो जो दो फ्रैगमेंट बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे? इन दिस केस दे हैपन टू बी लाइक दिस। तो देखो नीचे बना रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा? अरे जब दोनों एक ही जगह पे कट हो रहे थे तो ऐसे बन रहे थे, और अगर एक स्ट्रैंड मान लो एक लोकेशन पे कट हो रहा है और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो किसी और लोकेशन पे कट हो रहा है, तो ये जो रीजन बचेगा ये सिंगल स्टैंडर्ड रीजन बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एंड? स्टिकी एंड, ठीक है ना। आप देखो ये क्या बन गया, कौन सा एंड? स्टिकी एंड बन गया ना। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए रीजन है या सिंगल स्टैंडर्ड रीजन है? सिंगल स्टैंडर्ड रीजन है। कब सिंगल स्टैंडर्ड रीजन नहीं बनेगा? जब क्लीविंग साइट दोनों स्ट्रैंड पे एक ही जगह होगी, और जब क्लीविंग साइट दोनों स्ट्रैंड पे अलग अलग जगह होगी, जैसे इस वाले स्ट्रैंड में इधर है, अच्छा मैं कलर चेंज कर देता हूँ स्ट्रैंड का तो शायद थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस स्ट्रैंड टू ब्लू, ठीक है। आप देखो ब्लू स्ट्रैंड कहां पे कट हो रहा है, ठीक है, ब्लू स्ट्रैंड यहां पे कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और येलो स्टैंड कहां पे कट हो रहा है? यहां पे कट हो रहा है। आप देख पा रहे हो, करस्पॉन्डिंग में इसमें भी चेंज कर देता हूं। तो देखो इस वाले में कौन सा वाला पहले कट हुआ? ब्लू वाला पहला कट हुआ, तो ये कौन सा स्टैंड है? ब्लू वाला स्टैंड है, ठीक है। और इधर वाले में देखो क्या कट हुआ? येलो पहले कट हुआ, ठीक है। तो इसका ये यहां से जो ब्लू यहां तक जाएगा ना आखिर, ठीक है ना, तो इसका ये कौन सा है? ये ब्लू वाला है, ठीक है। तो ये इमेजिन करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको कि इस तरह का कुछ सीन है, ठीक है। दो तरह की साइड बनती है, पहली वाली कौन सी, इसको क्या बोलते हैं? नॉन स्टिकी एंड, और इसको क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड, ठीक है। सो मैं दोनों पॉसिबिलिटी लिख रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? नॉन स्टिकी। नॉन स्टिकी के लिए दूसरा नाम क्या है? ब्लंट, ब्लंट एंड्स। और ये वाला कौन सा एंड है? स्टिकी एंड्स, ठीक है ना। तो स्टिकी एंड में क्या है जो ब्लंट एंड में नहीं है? सो आप ध्यान से देखो, ये जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ओवरहैंग्स, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ओवरहैंग्स, ठीक है। ब्लंट एंड कब बनता है? जब दोनों स्ट्रैंड एक ही लोकेशन पे कट होंगे, तब कौन सा एंड बनेगा? ब्लंट एंड बनेगा। तो जैसे इस वाले को भी मैं कलर चेंज कर देता हूं, सो आप देखो ये कौन सा एंड बना है? ब्लंट एंड बना है, ठीक है। और ये कौन सा एंड बना है? स्टिकी एंड बना है। तो इसका डिस्क्रिप्शन भी मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। ब्लंट एंड्स कब बनता है? व्हेन बोथ स्ट्रैंड्स आर कट एट डिफरेंट लोकेशन या सेम लोकेशन? सेम लोकेशन, ठीक है। और चलो ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, स्टिकी एंड कब बनता है? सेम लोकेशन या डिफरेंट लोकेशन? डिफरेंट लोकेशन। When both strands are cut at different location. जैसे आप देखो जब लेफ्ट से राइट में आ रहे हैं तो कौन सा स्ट्रैंड पहले कट हुआ? ब्लू।
और कौन सा स्ट्रैंड बाद में कट हुआ, येलो वाला, ठीक है ना। अगर ब्लू और येलो सेम टाइम पे कट होते तो इस तरह का कुछ होता, सेम लोकेशन पे कट होते तो, ठीक है ना। सो अभी तक इस स्लाइड पे मैंने क्या बताया है, अभी मैंने इस स्लाइड पे बताया है, ठीक है, कि एक एंजाइम होता है, उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के जगह पे उसकी लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, लेकिन बाइंड कहां पे करता है, अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे। क्या जरूरी है क्या जहां बाइंड किया वहीं कट करेगा, नहीं, हो सकता है कि बाइंड करने के बाद थोड़ा मूव करके कहीं और जाके कट करे, ये भी होता है, लेकिन इन जनरल जहां पे बाइंड करता है उसी के आसपास कट करता है, जहां पे कट करता है उसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज साइट या क्लीवेज साइट, ठीक है ना। अब अगर क्लीवेज साइट दोनों दोनों स्टैंड पे सेम लोकेशन पे है तो कौन से एंड जनरेट होंगे, ब्लंट एंड। दोनों में से कोई भी सिंगल स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टैंड पे एक जगह पे कट होगा ना, ठीक है। और स्टिकी एंड कब बनेंगे, जब दोनों स्टैंड अलग अलग लोकेशन पे कट होंगे, तब कौन सा एंड बनेंगे, स्टिकी एंड, ठीक है ना। इसको आप दिमाग में रखना। अभी एक कंसेप्ट और बताने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं पैलिंड्रोम्स। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम्स, ठीक है ना। लेट अस टॉक अबाउट पैलिंड्रोम्स, ठीक है। पैलिंड्रोम्स या फिर बोल सकते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे वर्ड पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, वर्ड पैलिंड्रोम्स, फिर समझेंगे सीक्वेंस पैलिंड्रोम्स, ठीक है ना। पहले समझते हैं वर्ड पैलिंड्रोम्स। जैसे आप एक वर्ड ले लो, एनसीईआरटी में लिया है मलयालम, डिड आई राइट इट करेक्टली, ठीक है ना, मलयालम, ठीक है ना। अभी हम लोग इसको लेफ्ट से राइट में रीड कर रहे हैं तो क्या स्पेलिंग आ रही, MALAYALAM। लेकिन अगर इसको राइट से लेफ्ट में रीड करेंगे तो भी स्पेलिंग क्या आएगी, MALAYALAM। तो ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, ठीक है। व्हेन द वर्ड इज रेड लेटर बाय लेटर इन द सेम वे इन बोथ डायरेक्शंस, तब उसको क्या बोलते हैं, वर्ड पैलिंड्रोम्स, ठीक है। तो ये कौन सा पैलिंड्रोम है, ये डीएनए पैलिंड्रोम है या वर्ड पैलिंड्रोम है, ये तो वर्ड पैलिंड्रोम है ना, ठीक है ना। सो वर्ड पैलिंड्रोम क्या होता है, व्हेन अ वर्ड इज स्पेल्ड, जब वर्ड को लेटर बाय लेटर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, स्पेल्ड, ठीक है ना। व्हेन अ वर्ड इज स्पेल्ड सेम इन आइदर डायरेक्शन, इन आइदर डायरेक्शन, तब इसको कौन सा पैलिंड्रोम बोलते हैं, वर्ड पैलिंड्रोम, ठीक है। अगर एक वर्ड है जिसको लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, ठीक है, सेम स्पेलिंग आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड पैलिंड्रोम, जो ऊपर मैंने लिखा है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को वर्ड पैलिंड्रोम नहीं पढ़ना है, हम लोगों को कौन सा पैलिंड्रोम पढ़ना है, सीक्वेंस पैलिंड्रोम, ठीक है ना। मतलब हम लोग को पढ़ना है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के कौन से सीक्वेंसेस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। तो पहले तो मैंने बता दिया वर्ड पैलिंड्रोम अलग है और सीक्वेंस पैलिंड्रोम अलग है, ठीक है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट सीक्वेंस पैलिंड्रोम। लिख रहे हो आप लोग, लिख लो, टेक योर टाइम। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं सीक्वेंस पैलिंड्रोम्स की, ठीक है। सीक्वेंस पैलिंड्रोम का मैं एनसीईआरटी का एग्जांपल पहले दे रहा हूं, उसके बाद दूसरे एग्जांपल्स लेके देखेंगे। मान लो ये सीक्वेंस है क्या, 5 प्राइम GAA TTC 3 प्राइम। सो डायरेक्शनैलिटी भी इंपॉर्टेंट है ना, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट भी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है ना। इस केस में डीएनए में डायरेक्शन लेफ्ट राइट होता है या 5 to 3 होता है, 5 to 3, और उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 to 5, ठीक है ना। सो इंटरेस्टिंगली अगर इसका पहले तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री लिखें तो क्या आएगा, G का C, A का T, T का A और C का G। दिख रहा नहीं दिख रहा है। और इस बार देखो पोलैरिटी भी बदल गई, अपोजिट हो गई, क्योंकि याद है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं,
कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं और एंटी पैरेलल भी होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस बार इंटरेस्टिंग क्या देखने के लिए मिला डीएनए की सीक्वेंसेस में कि ये जो सीक्वेंस है ये 5 to 3 में और 3 to 5 में सेम रीड हो रही है, GAATTC और ऐसे भी GAATTC। ये कौन सा पैलिंड्रोम है? ये वर्ड पैलिंड्रोम है या सीक्वेंस पैलिंड्रोम है? ये सीक्वेंस पैलिंड्रोम है। ये वर्ड पैलिंड्रोम तो बिल्कुल भी, लेट मी डिलीट दिस, ये वर्ड पैलिंड्रोम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे तो ये ग टटक है और ऐसे तो वो सटटक आग है, तो वर्ड पैलिंड्रोम नहीं है। लेकिन कौन सा पैलिंड्रोम है? सीक्वेंस पैलिंड्रोम है। आई गेस यू कैन सी दैट, ठीक है। सो डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब कौन सा पैलिंड्रोम? वर्ड पैलिंड्रोम या सीक्वेंस पैलिंड्रोम? सीक्वेंस पैलिंड्रोम। वर्ड पैलिंड्रोम में एक वर्ड का लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में स्पेलिंग सेम आता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ड पैलिंड्रोम। बट डीएनए में जो सीक्वेंस पैलिंड्रोम है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? उसकी डेफिनेशन ये होगी, व्हेन अ डीएनए सीक्वेंस इज सेम। याद रखना ये किसकी बात हो रही है? विथ रिस्पेक्ट टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात हो रही है, ठीक है ना। व्हेन अ डीएनए सीक्वेंस इज सेम व्हेन रेड इन कौन सा डायरेक्शन? 5 प्राइम टू 3 प्राइम as well as 3 prime to 5 prime in different regions या in the same fragment? in the same fragment, ठीक है ना, in the same fragment। इसका मतलब कि अगर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और इसकी सीक्वेंस को रीड किया जाए तो 5 to 3 एक स्टैंड पे और 3 to 5 दूसरे स्टैंड पे, ठीक है ना, सॉरी 5 to 3 एक स्टैंड पे, और अगर ऐसे ही चलो आप, ठीक है ना, तो 3 to 5 दूसरे स्टैंड पे क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए, ठीक है ना। सो अब आप देखो इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने क्या लिखा है, व्हेन एक डीएनए सीक्वेंस सेम होती है व्हेन इट इज रेड इन 5 to 3 एज वेल एज 3 to 5, ठीक है ना। तो 5 to 3, ठीक है, एक स्टैंड पे, और 3 to 5, ठीक है ना। देखो ये जो डायरेक्शन है ये एक स्टैंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है ना। अरे ये 5 to 3 ऐसे और 3 to 5 ऐसे, लेकिन इंफॉर्मेशन किसकी लेना है? दूसरे स्टैंड की लेना है, ठीक है ना। एज वेल एज 3 to 5 यहां पे आप लिख लो ऑन डिफरेंट स्टैंड, ठीक है ना। तो एक तो ये डेफिनेशन हो गई। एक डेफिनेशन और हम लोग लगा सकते, जैसे मैंने बोला इस लेक्चर में अटेंशन टू डिटेल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट नीट एग्जाम में आते हैं, इसलिए अटेंशन टू डिटेल इंपॉर्टेंट है। सो पहला एक स्टेटमेंट तो ये हो गया। देखो इसमें क्या है, अगर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, और वो सेम है 5 to 3 में और 3 to 5 में, लेकिन जब उसको 5 to 3 पढ़ेंगे तो एक स्टैंड को कंसीडर करेंगे, और 3 to 5 पढ़ेंगे तो दूसरे स्टैंड को कंसीडर करेंगे। क्या लिखा है? व्हेन रेड इन 3 to 5 ऑन वन स्टैंड एज वेल एज 5 to 3 ऑन वन स्टैंड एंड 3 to 5 ऑन डिफरेंट स्टैंड, ठीक है ना। तो अगर इसको ऐसे नीट में आता है स्टेटमेंट तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है, ऑन वन स्टैंड, ठीक है। सो एक तो ये डेफिनेशन हो गई, दूसरी एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। व्हेन a double standard DNA fragment has same sequence on either strand when read in same direction, तब भी सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोम बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये डेफिनेशन क्या बोल रही है कि इस वाले को अगर 5 से 3 पढ़ रहे हो तो इस वाले को भी, दूसरे स्टैंड को भी 5 से 3 पढ़ो, तो दोनों सेम आएंगे, GAATTC। लेकिन इसका एक मीनिंग और है,
इस वाले को अगर 3 से 5 पढ़ रहे हो तो CTTAG, तो इस वाले को भी 3 से 5 CTTAG सेम आएगी, ठीक है ना। तो ये वाली डेफिनेशन भी सही डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन आप याद रखो कि जनरली हम लोग कौन सी डायरेक्शन में बाय डिफॉल्ट पढ़ते हैं, 3 से 5 नहीं, 5 से 3, ठीक है ना। सो बाय डिफॉल्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कैसे लिखी जाती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आर रिटन इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब मैंने 2 डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है ना। ऑफ कोर्स एक डेफिनेशन और भी चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये लिख करके अपने को अच्छा खासा आइडिया हो गया, ठीक है ना। सो एक बार फिर से देखो आप, दोनों डेफिनेशन को मैं बोल के आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। इनफैक्ट अभी तक मैंने क्या बताया? अभी तक मैंने सबसे पहले ये बताया कि एक एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए की लेंथ को क्या करता है? वर्ड क्या है? इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट एज इन पुलिस इंस्पेक्टर, शेरिफ, ठीक है ना। सो restriction endonuclease is a double strand DNA binding enzyme which inspects the length of double stranded DNA fragment and binds at its recognition sequence, ठीक है ना। बट या तो वो क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड पे एक ही जगह कट करेगा, अगर एक ही जगह कट करेगा तो कौन सा एंड बनेगा? ब्लंट एंड। या तो वो दोनों स्ट्रैंड पे अलग अलग जहां कट करेगा, अलग अलग जहां कट करेगा तो ऑब्वियसली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ओवरहैंग हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? स्टिकी एंड्स। तो स्टिकी एंड्स क्या होते हैं? स्टिकी एंड्स आर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रीजन्स। अभी इसको हम लोग देखेंगे तो और क्लियर होगा। स्टिकी एंड्स आर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रीजन्स which are produced when both the strands of DNA are cut at same location, नहीं, different location। और स्टिकी एंड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। अच्छा, बायोटेक में कौन सा वाला ज्यादा यूजफुल है? ब्लंट एंड यूजफुल नहीं है, स्टिकी एंड क्या है? यूजफुल है। तो आप आगे लिख लो, यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा एंड यूजफुल है? ब्लंट एंड नहीं, स्टिकी एंड, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ना, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला मोर यूजफुल है और ये वाला लेस यूजफुल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने बताया किसके बारे में? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के बारे। ये दोनों पता होना जरूरी है, एंड्स और सीक्वेंस, तभी हम लोग को आगे का पार्ट समझ में आएगा। सो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस से पहले मैंने बताया वर्ड पैलिंड्रोम। वर्ड पैलिंड्रोम मुझे क्या है? अगर एक वर्ड लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट में सेम स्पेल्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ड पैलिंड्रोम। लेकिन डीएनए सीक्वेंस का जो पैलिंड्रोम है उसको क्या बोलेंगे? कि दोनों स्टैंड में अगर सेम डायरेक्शन में पढ़ रहे हो तो इंफॉर्मेशन सेम आनी चाहिए। जैसे ऊपर वाले स्टैंड को 5 से 3 में पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? GATTC। और नीचे वाले स्टैंड को भी 5 से 3 में पढ़ रहे हैं तो सेम आ रहा है, GATTC। तो डेफिनेशन क्या लिखा? व्हेन डबल स्टैंड डीएनए फ्रेगमेंट हैज सेम सीक्वेंस ऑन आइदर स्ट्रैंड व्हेन रेड इन सेम डायरेक्शन। लेकिन बाय डिफॉल्ट 3 से 5 नहीं पढ़ते हैं, मतलब CTTAG नहीं पढ़ते हैं, 5 से 3 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? GATTC। जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। इसी डेफिनेशन को थोड़ा और डिटेल फॉर्म में भी दिया जा सकता है। यहां पे क्या लिखा है कि अगर डीएनए सीक्वेंस जो है वो सेम है एक स्ट्रैंड पे 5 से 3 में, ठीक है, और दूसरे स्ट्रैंड में ओरिजिनल के पोलैरिटी के रिस्पेक्ट में, पोलैरिटी एक ही मानना है, ठीक है, तो ओरिजिनल की पोलैरिटी दूसरे स्टैंड पे, ठीक है ना, सेम आ रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोम। तो याद रखना कि ऐसा नहीं है कि कोई एक ही डेफिनेशन है, डेफिनेशन को सटल चेंजेस करके उसके वेरिएशन भी नीट एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला दिया है तो यही सही है, येलो वाला ही सही है, नहीं, उसको स्लाइड चेंज करके ऐसे भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं एक का एग्जाम्पल लेता हूं जो एनसीईआरटी ने भी एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। सो हम लोग एक हेडिंग डालेंगे, ई को R1, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ई को R1 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डीएनए बना देता हूं, ठीक है। डीएनए का एक स्ट्रैंड नीला है, नीलेश,
और दूसरा स्ट्रैंड पीलिश, ठीक है ना, येलो है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ अपना डीएनए, ठीक है, वेरी वेरी फेमिलियर। अब मैं ग्रीन से क्या बना रहा हूं, इको R1, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इको R1 को काम करने के लिए 6 बेस पेयर की रिकॉग्निशन सीक्वेंस चाहिए, पहले भी बताया है मैंने, ठीक है। सो इको R1 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, मैं लिखूं पहले। इको R1 कहीं पे ही बाइंड कर जाएगा, नहीं, इको R1 कहां बाइंड करेगा, जहां सीक्वेंस ये हो, ध्यान से देखना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में GAA TTC, तभी बाइंड करेगा, अदरवाइज बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। सो अगर 5 से 3 में सीक्वेंस क्या है, GATTC, तभी बाइंड करेगा, ठीक है। एक बात और, कट कहां करता है, कट कहां करता है, G और A के बीच में, मतलब कटिंग साइड क्या है इसकी, ये है, ठीक है। चलो, तो अब मैं लिख रहा हूं, ठीक है। पहले येलो वाले पे सीक्वेंस लिख दे रहा हूं। येलो वाले पे मान लो सीक्वेंस हो गया GAATTC, ठीक है। तो येलो वाले की पोलैरिटी भी पता चल गई ना मुझे, 5 टाइम टू 3 प्राइम, ठीक है। अब नीलेश का क्या होगा, नीलेश की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल होता है ना, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, लेकिन 5 टू 3 में ये भी वैसा ही होगा ना, तो ये भी क्या होगा, GAATTC, क्लियर है ना, ठीक है ना। अभी ये देखने में थोड़ा गंदा लग रहा है, इसलिए इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ऐसे थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, गंदा काम क्यों करें, ठीक है। सो 5 टू 3 में में इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, GAATTC, ठीक है ना। और ये वाला भी क्या हो जाएगा, नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, GAATTC, सही है ना। अरे 5 से 3 में सीक्वेंस क्या होगी, GAATTC। ये नॉन पैलिंड्रोमिक है या पैलिंड्रोमिक है, पैलिंड्रोमिक है ना, क्योंकि देखो दोनों स्टैंड पे सेम पोलैरिटी में सेम सीक्वेंस है, GATTC। लेकिन नीचे वाले को भी कैसे पढ़ना है, पिलेश को भी कैसे पढ़ना है, 5 टू 3, और नीलेश को भी कैसे पढ़ना है, 5 टू 3, ठीक है ना, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस सीक्वेंस पे बाइंड तो कर लिया, बाइंड तो कर लिया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, लेकिन कट कहां करेगा, कट करेगा G और A के बीच में। तो इस वाले में कहां कट करेगा, G और A के बीच में, यहां। और इस वाले में कहां कट करेगा, G और A के बीच में, यहां। इसका मतलब सेम लोकेशन पे कट कर रहा है या डिफरेंट लोकेशन पे कट कर रहा है, दोनों सीक्वेंस डिफरेंट लोकेशन। इसका मतलब ई को R1 क्या प्रोड्यूस करेगा, ब्लंट एंड या स्टिकी एंड, स्टिकी एंड, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ओवरहैंग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो ये सबको मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूं, एक्सक्यूज मी, ठीक है। ये इधर आया, ठीक है। अब इसको मैं कट कर देता हूं, ठीक है। सो कैसे करूं मैं कट, उसके पहले मैं इसको क्लोन कर लेता हूं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये एंजाइम अब इसको कट कर देगा, जैसा कि आप देख रहे हो, ये GA के बीच में कट करेगा ना, ऐसे कट करेगा ना, ठीक है। तो ये वाला जो GA वाला पार्ट है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा कट लगा रहा हूं, लगा दूं क्या, ठीक है। यहाँ पे हो गया कट, ठीक है। और इसमें कहां पे कट होगा, यहाँ पे हो गया कट, दिख रहा है ना, ठीक है ना। अरे एक यहाँ कट हो गया, एक यहाँ कट हो गया, ठीक है। अब क्या ये दोनों साथ जुड़े रहेंगे, अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो अब दोनों फ्रेगमेंट को अलग भी कर दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। दोनों फ्रेगमेंट को मैं अलग कर सकता हूं मैं, देखो ऐसा, कैसा, ऐसा, ये वाला चल दिया अपने रास्ते, देख रहे हो? कितना बढ़िया से कट किया मैंने, ठीक है। ठीक है। सो दो इस तरह के अपने को रीजन्स मिल जाएंगे, मिल गए कि नहीं मिल गए, ये दोनों क्यों मिले, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड पे क्लीवेज साइड क्या है, डिफरेंट है,
ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ गोल्डन लाइन लिख रहा हूं। वो गोल्डन लाइन क्या है? गोल्डन लाइन ये है कि E को R1 कट्स बिटवीन, ध्यान से देखो, इधर भी GA के बीच में कट कर रहा है, इधर भी GA के बीच में कट कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या ये, इधर देखो, क्या ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बीच में कट कर रहा है या फिर स्लाइटली अवे फ्रॉम रिकॉग्निशन, फ्रॉम द मिडिल ऑफ रिकॉग्निशन सेंटर को कट कर रहा है? अवे कट कर रहा है ना। अरे एकदम बीच में कट कर रहा है क्या? देखो ये 6 बेस पेयर की रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, अगर मिडिल में कट करता तो यहां पे TA के बीच में कट करता ना। सो कहां पे कट कर रहा है? इन द मिडिल ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस या स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल? स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, E को R1 कट्स बिटवीन सेम बेसिस। अब बताओ मैंने सेम बेसिस क्यों लिखा? क्यों लिखा? क्योंकि यहां भी किसके बीच में कट किया? GA के बीच में। यहां भी किसके बीच में कट किया? GA के बीच में। सो E को R1 कट्स बिटवीन सेम बेसिस। अरे G और A के बीच में कट कर रहा है ना दोनों स्टैंड पे। क्या करूं मैं, पढ़ाना छोड़ दूं क्या? कट्स बिटवीन सेम बेसिस ऑन सेम स्टैंड या ऑन डिफरेंट स्टैंड? ऑन डिफरेंट स्टैंड। नीलेश पिलेश सेम नहीं है, ऑन डिफरेंट स्टैंड्स एग्जैक्टली इन द मिडिल या स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल? स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ व्हाट? रिकॉग्निशन सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है ना। ऑन डिफरेंट स्टैंड, स्लाइटली, थोड़ा सा, स्लाइटली अवे फ्रॉम the middle of its palindromic recognition sequence. ठीक है, बात क्लियर है? सो येलो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, येलो को मत देखो। आई थिंक आई शुड जूम फॉर माई पुअर ऑडियंस। शैल आई जूम इट? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो पहले आप इसको देखो, ठीक है, ये जो ब्लू वाला है इसको पहले आप देखो। सो ब्लू वाले में देखो कहाँ कट किया? AG के बीच में, मतलब GA के बीच में। और येलो वाले में भी कहाँ कट किया? GA के बीच में। आप ये देख पा रहे हो ना कि नीचे वाले में लेफ्ट साइड में कट किया है, ऊपर वाले में राइट साइड में कट किया है। अब इसकी वजह से जो एंड्स जनरेट हुए हैं वो कुछ ऐसे हैं, ठीक है ना। ऊपर वाले में राइट साइड में था थोड़ा, मतलब मिडिल में तो नहीं कट किया था ना। सो ऊपर वाले में अवे फ्रॉम मिडिल टुवर्ड्स राइट साइड, और नीचे वाले में अवे फ्रॉम मिडिल टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। इसलिए ऊपर वाले में क्या आ गया है? एक सिंगल स्टैंडर्ड रीजन आ गया है, और नीचे वाले स्टैंड में भी क्या आ गया है? एक सिंगल स्टैंडर्ड रीजन आ गया है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड रीजन है ये क्या है? क्या ये CTTAA है या सिर्फ TTAA है? यू कैन सी का तो G है ना, इधर भी देखो ना, G का तो C है ना, लेकिन जो स्टिकी एंड है वो क्या क्या है? वो क्या है? TTAA। और दूसरे स्टैंड में क्या है? वो भी 5 to 3 में TTAA है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो स्टिकी एंड क्या है? स्टिकी एंड पहले तो सिंगल स्टैंडर्ड DNA ओवरहैंग है, और ये दोनों स्टैंड में जो स्टिकी एंड है वो CTTAA है या सिर्फ TTAA है? सिर्फ TTAA है। C तो डबल स्टैंडर्ड है ना G के साथ, बेस पेयर्ड है ना, ठीक है। सो ये वाले को क्या बोलेंगे? TTAA को क्या बोलेंगे? 5 to 3 में TTAA को क्या बोलेंगे? स्टिकी एंड, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? नीलेश का स्टिकी एंड, और इसको क्या बोलेंगे? पिलेश का स्टिकी एंड, ठीक है। और देखो 5 to 3 में स्टिकी एंड की अभी पोलैरिटी क्या है? 5 प्राइम TTAA 3 प्राइम, ठीक है ना। सो E को R1 का जो स्टिकी एंड बनता है वो क्या बनता है? TTAA। कौन से डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है ना। E को R1 creates 5 प्राइम TTAA 3 प्राइम स्टिकी एंड्स,
ठीक है ना। तो येलो वाले स्टैंड में भी 5 to 3 में हाँ 3 to 5 में, सॉरी, ठीक है ना। इस केस में 3 to 5 लिखना चाहिए, ठीक है। अगर 5 to 3 में लिखेंगे तो क्या आएगा, AATT आएगा, ठीक है। 5 प्राइम AATT 3 प्राइम, बेटर है कि 5 प्राइम to 3 प्राइम लिखा जाए, है ना। तो दोनों पे जो स्टिकी एंड आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 to 3 में AATT, ठीक है। चलो वेरी गुड, ये सब हो गया इको R1 का, ठीक है। अभी एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपने को और पढ़ना है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके पहले थोड़ा एनसीईआरटी पे आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो चलो क्या बोलता है एनसीईआरटी, ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी क्या करेगा, कॉपी करेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस कोई सा भी हो, चाहे इको R1 हो, चाहे हिंट 2 हो, चाहे फलाना हो, चाहे बिस्ता, काम करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन बेसिक चीजें क्या है, सेम है। कैसे काम करता है, इंस्पेक्टिंग, जांच पड़ताल करता है। इंस्पेक्टिंग हियर बेसिकली मींस व्हाट, इज इट इंस्पेक्टिंग अ क्रिमिनल केस, नहीं, रीडिंग, वेरी गुड, क्या कर रहा है, रीडिंग। सो इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, जनरली किससे बाइंड करता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बाइंड करता है, ठीक है ना। वंस इट फाइंड्स इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जो इको R1 के केस में क्या है, GAATTC 5 to 3 में, ठीक है, और वो वहीं पे बाइंड करेगा, ठीक है, और वो कट करेगा एक स्टैंड को या दोनों स्टैंड को, दोनों स्टैंड को। अगर सेम लोकेशन पे कट करेगा तो ब्लंट एंड्स, और अगर डिफरेंट लोकेशंस पे कट करेगा दोनों स्टैंड को, देन इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ओवरहैंग्स व्हिच आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स, ठीक है ना। द डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स, रैंडम पॉइंट्स नहीं, स्पेसिफिक पॉइंट्स। देखो जीए के बीच में कट किया, ऐसा नहीं कि एक को जीए के दूसरे को सीटी, ऐसा नहीं, ठीक है। इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन, क्या आप मुझे बता सकते हो गांव वालों, शुगर फॉस्फेट के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है, 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। अरे दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में शुगर फॉस्फेट का ही तो होता है ना, ठीक है ना। पिछले न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम OH और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम फॉस्फेट का OH, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर रहा है ना। सो ये बेसिकली क्या है, ये फॉस्फोडाइस्टरेज है, ठीक है ना। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक कौन सी सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब नोटिस करो यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, मतलब सिंगल स्टैंड डीएनए सीक्वेंस। तो रिकॉग्नाइज किसको करता है, सिंगल स्टैंड डीएनए सीक्वेंस को, जिसको क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब आप मुझे बताओ, इको R1 के केस में वो सीक्वेंस कौन सी है, जी, हाँ 5 प्राइम GAATTC 3 प्राइम, और मैंने हिंट 2 का भी बताया था, हिंट 2 का क्या था, GT पाइपू AC, वो भी देखा था हम लोगों ने, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, देख रहे हो, हेडिंग भी कॉपी कर रहा है, एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो एंजाइम दोनों स्टैंड को कट कर रहा है, ठीक है, सेम साइट, यहां पे सेम साइट का मतलब है बिटवीन सेम बेसिस, ठीक है, समझ लेना, गड़बड़ मत करना। दोनों लोकेशन, दोनों को ऐसा नहीं है कि एक ही प्लेस पे कट कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेम साइट का मतलब है बिटवीन सेम बेसिस, एक स्टैंड को भी जीए के बीच में, दूसरे स्टैंड को भी जीए के बीच में, ठीक है। लूज लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है आप, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, इको R1 कट्स डीएनए बिटवीन बेसेस, कौन से बेसेस, जीएनए ओनली व्हेन सीक्वेंस इज GATTC, ठीक है ना। सो चलो देखो, आप एक को देखो, देखो ये क्या है, ये वाला वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए म्हणजे काय, क्लोनिंग वेक्टर, भूल गए क्या, फॉरेन डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर में लगाना था ना, ठीक है। सो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि क्लोनिंग वेक्टर के डीएनए को भी इको R1 से कट करेंगे, और जहां से जीन ऑफ इंटरेस्ट उठा रहे हैं वो वाले डीएनए को भी इको R1 से कट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने तो अपना इंसुलिन जीन दे दिया, तो मेरा जो इंसुलिन का जीन है वो भी किससे कट करेंगे, लेट अस से
उसको कट करने के लिए भी एक एंडोन्यूक्लियस का यूज करेंगे, और उसको जिस भी क्लोनिंग वेक्टर में डाल रहे हैं उस क्लोनिंग वेक्टर को दूसरे एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे या सेम एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे? सेम एंडोन्यू, तभी तो सेम तरह के स्टिकी एंड बनेंगे, ठीक है ना। सो इसको असर्शन रीजन के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। असर्शन, assertion cloning vector DNA and cloning vector DNA, अरे जैसे कि एग्जांपल प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है ना। क्लोनिंग वेक्टर डीएनए एंड क्या, एंड हाँ फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट, लेट अस से फॉरेन डीएनए एंड फॉरेन डीएनए आर कट यूजिंग डिफरेंट एंडोन्यूक्लियसेस या सेम एंडोन्यूक्लियसेस? सेम एंडोन्यूक्लियस। कारण क्या है, दोनों को सेम एंडोन्यूक्लियस से क्यों कट कर रहे हैं? ताकि इससे जो स्टिकी एंड बने और उससे जो स्टिकी एंड बने, मतलब क्लोनिंग वेक्टर का स्टिकी एंड और फॉरेन जीन का स्टिकी एंड सेम हो। लेट अस से इधर AATC, इधर भी AATT, इधर भी AATT, तभी दोनों क्या करेंगे, बेस पेयर करेंगे नेचुरली, ठीक है ना। सो कारण क्या है, रीजन क्या है, ठीक है ना। सो दैट क्लोनिंग वेक्टर एंड फॉरेन डीएनए हैव सेम, कौन सा एंड, स्टिकी एंड। और सेम स्टिकी एंड होने से फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, ठीक है। डिफिकल्ट टू लाइगेट या इजी टू लाइगेट? इजी टू लाइगेट। अरे किसको जोड़ना आसान है, जिन दोनों में स्टिकी एंड क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो लाइगेट करना भी आसान है। ये हो गया। अब मैं एक और एंडोन्यूक्लियस के बारे में बताता हूं, वो कौन सा है, वो है HIND-2। सो लेट अस सी HIND-2 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है ना। HIND-2 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आगे का एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। HIND-2 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब HIND-2 का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो क्या है, HIND-2 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम में GT पिरिमिडीन प्यूरिन AC, ठीक है, ये है ना। तो यहां पे भी मैं बना देता हूं, ठीक है। ये हो गया नीलेश, नीलेश, ठीक है। पोलैरिटी भी लिखना जरूरी है, ठीक है। तो मान लो ये 5 प्राइम है तो इसका 3 प्राइम है, ठीक है। और दूसरा स्टैंड एंटी पैरेलल है, तो इधर क्या होगा 3 प्राइम और इधर क्या होगा 5 प्राइम। याद रखना वो 5 to 3 में है, ठीक है। येलो वाले पे क्या लिखूंगा मैं, GT पाइपू AC, ठीक है। तो ब्लू वाले में क्या आ जाएगा, 5 to 3 में, अरे C का GT, पू का पाई, पाई का AC, ठीक है। लेकिन ये कट कहां करता है, ये कट कहां करता है, नोटिस करो, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल या राइट इन द मिडिल, राइट इन द मिडिल, ठीक है। सो ये भी क्या करेगा, ये वाले स्टैंड पे भी यहां पे कट करेगा और यहां वाले स्टैंड पे भी वहीं पे कट करेगा। तो ये E को R1 जैसा है या बहुत अलग है, बहुत अलग है। पहला डिफरेंस तो ये है कि इसकी सीक्वेंस में डीजेनरेसी है, मतलब यहां पे भी 2 पिरिमिडीन पॉसिबल है, यहां पे भी 2 प्यूरिन पॉसिबल है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि दोनों स्टैंड को एकदम सेम लोकेशन पे कट कर रहा है, सेम बेसिस नहीं, सेम बेसिस में तो कट कर ही रहा है लेकिन सेम लोकेशन पे भी कट कर रहा है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल नहीं, राइट इन द मिडिल भी कट कर रहा है, ठीक है ना। सो इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखूंगा मैं, ठीक है। अब व्हाट माय चैलेंज इज टू राइट व्हाट हैपेंस विद दिस थिंग, ठीक है। सो वंस अगेन इसमें मैं छोटा सा एक लगा देता हूं, और इसको तो अलग करना बहुत आसान है,
ठीक है, सिंपली क्लोन एंड गुड बाय। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, इस तरह से अलग हो जाएंगे। ओ ये छूट गया, ठीक है, ये वाला ऐसे छूट गया। ठीक है, बस बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप देखो यहाँ पे कौन सा एंड जनरेट हुआ है, स्टिकी या ब्लंट, ब्लंट। तो इस केस में मैं क्या लिख सकता हूं, इस केस में मैं लिख सकता हूं कि हिन टू, लास्ट वाला एंडोन्यूक्लियस कौन सा था, इको R1, ये कौन सा है, हिन टू कट्स वन स्ट्रैंड या बोथ द स्ट्रैंड्स, बोथ द स्ट्रैंड्स, हिन टू कट्स बोथ द स्ट्रैंड्स, ठीक है, at the exact same location, at the exact same, और ध्यान से देखना एकदम साफ साफ लिख रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो, बेसिस और लोकेशन में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं साफ साफ लिख रहा हूं, एग्जैक्ट सेम फिजिकल लोकेशन। ठीक है, और इससे क्या जनरेट होता है, कौन सा एंड, ब्लंट एंड, जनरेटिंग ब्लंट एंड्स। ठीक है, सो एग्जैक्ट सेम फिजिकल लोकेशन पे दोनों स्टैंड को कट कर रहा है, इसलिए क्या जनरेट हो रहा है, ब्लंट एंड। इसलिए आप बोल सकते हो हिन टू इज लेस यूजफुल एंड इको R1 इज मोर यूजफुल। ठीक है, सो हिन टू का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अच्छा एक पॉइंट और, कि क्लीविंग साइट of HIN2 is in the middle of recognition sequence, not slightly away from middle as in eco R1। ठीक है ना, so cleaving site of HIN2, ठीक है, is in the middle of recognition sequence। ठीक है, तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस के इधर भी 3 बेस पेयर होंगे, इधर भी 3 बेस पेयर होंगे, और यहां पे सिंगल स्टैंडर्ड रीजन बनेगा ही नहीं। ठीक है, देयर इज नो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ओवरहैंग्स। ठीक है, सो मैंने बता दिया कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डबल स्टैंडर्ड डीएनए की लेंथ को क्या करता है, इंस्पेक्ट। ठीक है, फिर उसको अगर रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाती है तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे वो बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद कहां पे कट करेगा, या तो सेम बेसिस बट डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, तो साइट और बेसिस में एनसीईआरटी ने साइट जब बोला है तो एनसीईआरटी का मीनिंग फिजिकल लोकेशन नहीं है, सेम बेसिस है। ठीक है, सो अगर सेम बेसिस बट डिफरेंट लोकेशन पे कट करेगा ऑन बोथ द स्टैंड तो क्या बनेगा, स्टिकी एंड। स्टिकी एंड जनरली कब बनता है, जब मिडिल में कट करे या स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, एक स्टैंड लेफ्ट शिफ्टेड एक स्टैंड राइट शिफ्टेड, तब बनेगा। और वैसे ही इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में हिन2 राइट इन द मिडिल कट कर रहा है। ठीक है, और कोई भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ओवरहैंग बनने का स्कोप नहीं है, तो ये कौन सा एंड बनता है, ब्लंट एंड बनता है। तो अटेंशन टू डिटेल इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब ये सब बताने के बाद मैं एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी रीड कर देता हूं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारा पॉइंट हम लोगों ने कर चुका है। ठीक है, सो देखो ये वेक्टर डीएनए है, इसको भी इको R1 से कट किया तो इसको भी क्या आया, ए टी ए जो भी, और इसको भी क्या आया, टी। तो आप देखो दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, और एंटी पैरेलल भी है। ठीक है, तो ये क्या कर जाएंगे, बेस पेयर। ठीक है, अब बेस पेयर तो कर लेंगे, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगी वो एंजाइम बनाएगा या अपने से बनेगी, अपने से बनेगी। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगी वो कौन बनाएगा, तो उसके लिए एंजाइम कौन है, डीएनए लाइगेज। तो जुड़ेंगे कैसे, वेक्टर डीएनए और जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जुड़ेगा कैसे, आएगा कैसे, अपने से आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि स्टिकी एंड क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। स्टिकी एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है, क्योंकि सेम एंडोन्यूक्लियस से कट हुए हैं। ठीक है, सो आएगा क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोनिंग वेक्टर डीएनए, और लगेगा कैसे, अपने से, क्योंकि स्टिकी एंड है। लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन के कंसील कैसे होगा, थ्रू डीएनए लाइगेज। ठीक है, सो यहाँ पे एटलीस्ट एक एंजाइम इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, एटलीस्ट 2 एंजाइम इन्वॉल्व है, एटलीस्ट 2 एंजाइम इन्वॉल्व है। तो इस प्रोसेस में आप एनसीईआरटी के साइड नोट में लिख सकते हो, कैन राइट डाउन ओवर देयर। ठीक है, कि अगर कोई पूछे
क्रिएशन ऑफ स्टिकी एंड, क्रिएशन ऑफ स्टिकी एंड, या कोई बोले डीएनए हाइड्रोलिसिस, ठीक है, या कोई बोले जेनरेशन ऑफ फ्रैगमेंट, कि फ्रैगमेंट जनरेट कैसे हो रहा है, जेनरेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स, ठीक है। तो इसके लिए तो अपने पास एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, डीएनए एंडोन्यूक्लियेसेस या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, ठीक है, ठीक है। अगर कोई बोले, यहां पे बोले कि डीएनए फ्रैगमेंट ज्वाइन एट स्टिकी एंड्स, ठीक है ना, तो अगर कोई बोले कंसीलिंग ऑफ डीएनए, कंसीलिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, या फिर ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए, ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए, और याद रखना ये कौन सी ज्वाइनिंग की मैं बात कर रहा हूं, कोवैलेंट, मतलब फॉस्फोडाइस्टर फॉर्मेशन के बारे में। तो इसके लिए एंजाइम कौन सा है, डीएनए लाइगेज। तो एटलीस्ट दो एंजाइम तो इन्वॉल्व है, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एटलीस्ट दो एंजाइम तो इन्वॉल्व है। पहला कौन सा, डीएनए एंडोन्यूक्लियस, जो डीएनए फ्रैगमेंट को कट करेगा, वेक्टर डीएनए और जो फॉरेन डीएनए है वो दोनों सेम एंजाइम से कट होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बोले कि हाउ स्टिकी एंड ज्वाइन, जैसे यहाँ पे येलो एरो बना है ना कि स्टिकी एंड आकर के आपस पे लग गए, तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है, इसका मतलब नॉन कोवेलेंट ज्वाइनिंग ऑफ स्टिकी एंड, वो कैसे हो रहा है, एंजाइमेटिकली या नॉन एंजाइमेटिकली, नॉन एंजाइमेटिकली। तो की पॉइंट यहां पे ये है कि नॉन कोवेलेंट अट्रैक्शन ऑफ स्टिकी एंड does not require any enzyme, does not require any enzyme। इसको एंजाइम क्यों नहीं लगता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ठीक है ना। सो जो स्टिकी एंड्स का अट्रैक्शन है वो एंजाइमेटिक नहीं है, लेकिन जो फ्रैगमेंट्स की ज्वाइनिंग है जो कोवैलेंट एम्फेसिस के साथ अगर कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, देयर इज डीएनए लाइगेज। सो एटलीस्ट दो एंजाइम इन्वॉल्व है, एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज, और बीच में जो है वो ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्या लिखा है, छोटा सा यहाँ पे कुछ लिखा है, हाँ, स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय यूजिंग, कौन सा एंजाइम यूज किया है यहाँ पे, EcoR1, क्यों, क्योंकि EcoR1 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, GATTC। कट किसके बीच में करता है, GNA के बीच में, पिरिमिडीन बेसिस के बीच में या प्यूरिन बेसिस के बीच में, G और A तो प्यूरिन है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, कुछ तो लिखा है यहाँ पे भी, डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम्स आर, पैलिंड्रोम म्हणजे काय आहे, सो ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड when read in both direction, forward and backward। जैसे फॉर एग्जाम्पल मलयालम, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी टीचर का ही चूज कर, ठीक है ना। अब ये कौन सा पैलिंड्रोम है, मलयालम, ये इंग्लिश में जब लिखा जाता है तो ये वर्ड पैलिंड्रोम है, ठीक है, लेकिन डीएनए सीक्वेंसेस आर नॉट वर्ड पैलिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द पैलिंड्रोम इन डीएनए सीक्वेंस इज अ बेस पेयर दैट read सेम ऑन टू स्ट्रैंड when the orientation of reading is kept the same। इसका मतलब दोनों स्ट्रैंड को अगर सेम पोलैरिटी में पढ़ोगे 5:3 तो ये भी 5:3, तो रीडिंग क्या आएगी, सेम। या फिर अगर डायरेक्शन एक स्ट्रैंड से डिफाइन कर रहे हो, चलो ऊपर वाले के 5:3 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो उस केस में आप बोलोगे कि ऊपर वाले के 5:3 के रिस्पेक्ट में जो है ऊपर वाला रीड किया, और नीचे वाले को कैसे रीड करेंगे, ऊपर वाले के 3-5 के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो बहुत तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, is the same on two strand in 5-3 direction, this is also true if they are read in 3-5 direction। लेकिन 5-3 में क्या आ रहा है, GATTC, GATTC, और 3-5 में क्या आएगा, CTTAG, CTTAG, ठीक है ना। तो क्या है, सेम सीक्वेंस when read in same direction on two stretch of DNA sequences, बट फ्रेगमेंट क्या होना चाहिए, डबल डीएनए का सेम। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला कहीं और नीचे वाला कहीं और, ऐसा नहीं, सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे फ्रेगमेंट कैसे बनते हैं, इसको और ऐसे रैंडमली भी आप बना सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा मिरर सिमेट्री चाहिए, ठीक है ना। सो एक छोटा सा ये मैथमेटिकल ट्रिक भी बता देता हूं, जनरेट
DNA palindromes. So you can yourself generate DNA palindromes without telling anyone. Generate DNA palindromes. ठीक है, हाउ टू जनरेट डीएनए पैलिंड्रोम्स. ठीक है, तो आप मुझे बताओ, जनरली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस इवन नंबर के होते हैं, 4 to 8 बेसिस के होते हैं. हम लोगों ने देखा 6. ठीक है ना, चलो हम 8 बेसिस के सीक्वेंस का पैलिंड्रोम बनाते हैं. ठीक है ना, ये हम लोग बना रहे हैं, वी आर आवरसेल्फ क्रिएटिंग अ डीएनए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. ठीक है ना, सो मान लो अगर कोई पूछे ए टी टी ए टी टी ए जी, क्या ये पैलिंड्रोमिक है क्या? ऐसा भी सवाल आ सकता है ना नीट में कि क्या ये सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक है क्या? तो आप कैसे पता लगाओगे? अगर कोई पूछे 6 बेसिस का दे या 8 बेसिस का दे और पूछे कि क्या ये पैलिंड्रोमिक है क्या, तो कैसे पता लगाओगे? या फिर अगर जनरेट करना है तो कैसे जनरेट करोगे? तो उसका देखो एक सिंपल सा तरीका बताता हूं. ठीक है ना, मान लेते हैं कि 8 बेसिस का पैलिंड्रोम है. ठीक है, सो सबसे पहले तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 4 बेसिस आप इमेजिन कर सकते हो. मान लो मैंने 4 बेसिस इमेजिन करे एटीसीसी. फिर इसके आगे क्या लगा दिया? मिरर सिमेट्री. ठीक है, मिरर सिमेट्री. लेकिन यहां पे एक खेल ये है कि मिरर के अंदर इसका कॉम्प्लीमेंट्री दिखना चाहिए. अरे 8 बेसिस का था ना, तो आधा होने के बाद मैंने क्या लगा दिया? मिरर लगा दिया. तो एट द हाफ पॉइंट आई इंट्रोड्यूस द मिरर. लेकिन मिरर के अंदर, शीशे के अंदर पर्सन दिखना चाहिए या कॉम्प्लीमेंट्री दिखना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री. तो यहां अंदर क्या हो जाएगा? जी जी ए टी. ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इससे आप पता कर सकते हो कोई सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक है कि नहीं है. ठीक है, तो ये वाला जो मैंने बनाया है ये ऑब्वियसली पैलिंड्रोमिक है. ठीक है, अभी देखो ये क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. अब इसका दूसरा वाला स्ट्रैंड जनरेट करेंगे तो भी क्या निकल के आएगा? पैलिंड्रोमिक. लुक एट दैट, क्या हो जाएगा ये? ठीक है, ए टी सी सी, देखो ना ए टी सी सी. और ये क्या आएगा? जी जी ए टी. आएगा कि नहीं आएगा? तो हो गया ना पैलिंड्रोम. ऊपर भी देखो क्या है, ए टी सी सी जी जी ए टी. नीचे भी क्या है, ए टी सी सी जी जी ए टी. ठीक है ना, तो अब मैं आप एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, आप बताओ पैलिंड्रोम है कि नहीं. यू नो इट. ठीक है, जी ए टी टी सी, ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है? है. कैसे है? 6 बेसिस का है, बीच में आप मिरर सिमेट्री लगाओ. ठीक है, और शीशे के अंदर जो दिखेगा वो क्या होना चाहिए? उसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए. तो ए का ए, ये वाले ए का है, और ये वाले जी का सी है ना. तो ऐसे रैंडमली भी कुछ सीक्वेंसेस हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल ए टी सी और जी ए सी, दिस इज ऑब्वियसली नॉट पैलिंड्रोम. ठीक है, कैसे पता है? ऐसे लिखो, बीच में मिरर सिमेट्री लगाओ. चलो सी का जी सही है, टी का ए भी सही है, लेकिन ए का सी सही नहीं है, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है. ठीक है ना, तो ऐसे बड़ी बड़ी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आप हाफ में करके ऐसे मिरर सिमेट्री से चेक कर सकते हो. ठीक है ना. हाँ, ये वाला देखो आप, जो हिंट 2 का था वो क्या था? जी टी पाइपू ए सी. ठीक है, सो पिरिमिडीन का कॉम्प्लीमेंट प्यूरिन. ठीक है, और टी का कॉम्प्लीमेंट ए और जी का सी, है ना पैलिंड्रोम. ठीक है ना, चलो इसको क्लोज करते हैं. बस एक पॉइंट है, बता के खत्म करते हैं. ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द डीएनए. ठीक है, अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट. ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है? अ लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर, तो किसकी बात कर रहा है? इको R1. लेकिन एग्जैक्टली एट द सेंटर भी होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है? हिंट 2. तो ये जो लाइन लिखी है ये जनरलाइजेशन है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है. ऐसा तो यहां पे भी नहीं लिखा है कि ऑल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रीडिंग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. ऐसा तो नहीं लिखा है. तो मैंने दोनों दिखा दिया कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल कौन कट करता है? इको R1. एग्जैक्टली इन द मिडल, सेम लोकेशन पे, सेम फिजिकल प्लेस पे कौन कट करता है? हिंट 2. देयरफॉर हिंट 2 जनरेट्स ब्लंट एंड्स एंड इको R1 जनरेट्स स्टिकी एंड्स. ठीक है ना, क्या लिखा है? अब देखो ये क्या लिखा है, ये इको R1 के रिस्पेक्ट में लिखा है, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस.
कौन से सेम बेसिस के बीच में कट करता है? जीए। अरे उधर भी जीए के बीच में कट कर रहा था, इधर भी जीए के बीच में कट कर रहा था, ऊपर भी था ना जीएटीटीसी और नीचे भी क्या था? जीएटीटीसी। तो यहाँ पे भी जीए के बीच में कट कर रहा था, यहाँ पे भी जीए के बीच में कट कर रहा था। याद आ रहा है? ठीक है ना। सो बिटवीन द सेम बेसेस ऑन अपोजिट स्ट्रैंड दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ओवरहैंग्स इन रीजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स। ठीक है ना। दीज आर, देखो सब कुछ एनसीईआरटी कॉपी करेगा। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस विच आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि दूसरे वाले जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसके साथ वो क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। स्टिकी इन व्हाट सेंस? इन कोवैलेंट सेंस और इन नॉन कोवैलेंट सेंस? इन नॉन कोवैलेंट सेंस। ठीक है ना। फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स। दिस स्टिकीनेस फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। अगर दोनों स्टिकी एंड ऐसे बने रहेंगे तो लाइगेज उसको जोड़ पाएगा। ठीक है। अदरवाइज दोनों स्ट्रैंड पे एक साथ जोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, समझ रहे हो आप? लेकिन अगर स्टिकी एंड है तो वहां ऑलरेडी उसकी वजह से स्थिर रहेगा ना, तो जोड़ना आसान है। ठीक है। तो व्हाट फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ लाइगेज? प्रेजेंस ऑफ स्टिकी एंड्स। इसका मतलब दोनों स्ट्रैंड को स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल कट करना फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। ठीक है ना। हिंट टू फैसिलिटेट्स या EcoR1 मैकेनिज्म फैसिलिटेट्स। EcoR1 मैकेनिज्म फैसिलिटेट्स। ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू क्रिएट रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स। और दोनों को हम लोग ऐसे जोड़ते हैं तो फॉरेन डीएनए को और वेक्टर डीएनए को क्या लिखा है? सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं ताकि यहां पे भी क्या बने? AATT। यहां पे भी क्या बने? AATT। ठीक है। तो फिर तभी तो जुड़ पाएगा ये। जब जुड़ जाएगा तो उसको जोड़ेगा कौन? लाइगेज। स्टिकी एंड बनाया किसने? एंडोन्यूक्लियस। क्लोज करते करते एक बात और भी मैं बता देता हूं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस बहुत तरह के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन है, ये अपने सिलेबस में नहीं, बस वैसे मैं बोल देता हूं। ठीक है। आई एम टीचिंग आउट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है। तो बहुत तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है। अब अपने को ऑब्वियसली ये नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने ये क्यों दिखाया? इसलिए दिखाया क्योंकि सबसे कॉमन और अपने सिलेबस में कौन से हैं? टाइप 2। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? EcoR1। इसका एग्जाम्पल क्या है? HindII। इसका एग्जाम्पल क्या है? HindI। बहुत सारे अपने सिलेबस के टाइप 2 के होते। सबसे कॉमन कौन से? टाइप 2 के। अब आप देखो इनका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो कितना होता है? 4 से 8 बेस पेयर का। याद है EcoR1 का भी कितना है? 6 बेस पेयर का GATTC। और HindII का भी कितना है? 6 बेस पेयर का। एनसीईआरटी में लिखा है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, लिखा है ना 6 बेस पेयर का। मैंने बताया GT पाइप OAC, लेकिन है तो 6 बेस पेयर। नाउ ये कैसा होता है? पैलिंड्रोमिक। ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो क्या कोई भी सबका जो है पैलिंड्रोमिक होता है क्या? नहीं। कुछ कुछ कैसा भी हो सकता है, नॉन पैलिंड्रोमिक भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर नॉन पैलिंड्रोमिक वाला है या वीक स्पेसिफिक उसकी साइट है जहां वो बाइंड करेगा, उसको भी नहीं मालूम मुझे कहां कट करना है, तो ऐसे एंडोन्यूक्लियसेस भी होते हैं। लेकिन अपने सिलेबस में कौन सा वाला है? जिसका 4 to 8 बेस पेयर का, मतलब शॉर्ट सीक्वेंस का एक स्पेसिफिक एंड पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो। ठीक है। और क्लीवेज साइट जो है ये सब इसके बारे में भी लिखा है। एक पॉइंट आप और याद रखो, कौन सा आयन सबसे इंपॉर्टेंट है एज अ मेटल आयन कोफैक्टर इन द एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियसेस? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिविटी ऑफ कौन सा एंजाइम? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। ठीक है। सो अगर कोई बोले टाइप 1 एंडोन्यूक्लियस, टाइप 2, तो ये भी होता है, लेकिन याद रखो बाई फार अपने सिलेबस में और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? टाइप 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट